नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत में नाइट्रिक एसिड और बेंटोनाइट सल्फर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत 409 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 867 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह इसने एक ही साल में 112% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब उनका पैसा जो है उसको 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, बिकवाली चल रही है, ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, दोस्तों उसका इस कंपनी के शेयर पर ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिखा है। और पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें जो है वो लगभग 60% से के आसपास तक बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीनों की बात कर ले दोस्तों, तो इस शेयर की कीमतें जो है वो लगभग 40% बढ़ चुकी है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दीपक फर्टिलाइजर शेयर्स के बारे में। कभी ना कभी आपने इस शेयर के बारे में जरूर सुना होगा, काफी पॉपुलर कंपनी है। दोस्तों, पिछले एक महीने में इस शेयर की प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर पिछले 2 साल की बात कर ले या फिर कोरोना के बाद की बात कर ले दोस्तों, तो इस शेयर का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 1121% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मतलब लगभग 12 गुना से भी ज्यादा कर दिया है कोरोना के बाद। सिर्फ पिछले 2 से 2.5 साल में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस, उसके बारे में जानेंगे, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे, सारे फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स देखेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स देखेंगे, कैपेक्स आइडियाज देखेंगे। इसके साथ साथ हम नजर डालेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस पर भी। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में केमिकल्स के सबसे बड़े निर्माताओं या प्रोड्यूसर में से एक है। दोस्तों, कंपनी की स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में। और ये टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल और फसल पोषण यानी क्रॉप न्यूट्रिशन के जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग जो है वो विस्फोटक या फिर ब्लास्टिंग में, माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ रिलेटेड सेवा या सर्विसेज देने के लिए होता है। दोस्तों, अगर इसके कैपेसिटी की बात कर ले तो औद्योगिक रसायन या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल जो है उसकी 13,52,000 MTPA की क्षमता है कंपनी की। फसल पोषण व्यवसाय या फिर क्रॉप न्यूट्रिशन की जो प्रोडक्ट्स है उनकी 9,57,000 MTPA मेट्रिक टन पर एन्यूम की पर साल की क्षमता है। और टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की यानी टैन की 4,84,900 MTPA की क्षमता है। दोस्तों, कंपनी की और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात कर ले तो आईपीए मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है उसकी 86% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, नाइट्रिक एसिड की 65% और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 80% है। दोस्तों, अगर कंपनी के की क्लाइंट्स की बात कर ले तो इसमें एसीसी सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला, अतुल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डाले तो सबसे पहले आता है आईसी सेगमेंट या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट। अगर इसकी बात कर ले तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल आईपीए। इसे फार्मा उद्योग में बल्क दवाओं, इंटरमीडिएट्स और फॉर्मुलेशन के निर्माण में सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रिंटिंग से ही कोटिंग्स और आइसोप्रोपिल एसीटेट जैसे डेरिवेटिव्स के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर सेकेंड देखें तो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रो एरोमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाई और डाई इंटरमीडिएट्स आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कंपनी इसके 3 ग्रेड बनाती है, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डीएनए, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड एसएनए और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सीएनए। अगर अगला प्रोडक्ट देख ले तो मेथेनॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। मेथेनॉल जो होता है वो फॉर्मल डाइडेहाइड, टर्ट एमाइल मिथाइल ईथर और मिथाइल डेरिवेटिव के निर्माण में एक प्रमुख घटक है। दोस्तों,
इसे फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में उपयोग भी किया जाता है। और अगर इसमें चौथा प्रोडक्ट देख ले तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो किया जाता है वो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस और पेय पदार्थों यानी ड्रिंकिंग पदार्थों के निर्माण के साथ साथ वेल्डिंग में जो शील्ड गैस यूज होता है दोस्तों उसके निर्माण में भी किया जाता है। अब अगले प्रोडक्ट अगर सेगमेंट की बात कर ले तो ये है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। अगर इसकी बात करें तो टैन की टोटल मांग, इस पे से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि टैन की टोटल मांग में से अकेले कोयला उत्पादन के लिए जो टैन यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की मांग है वो लगभग 67% है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण घटक है ये। इसमें अगर प्रोडक्ट्स देखें तो पहला होता है लो डेंसिटी पोरस प्रिल अमोनियम नाइट्रेट। ये जो होता है वो ओपन कास्ट माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में उपयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है हाई डेंसिटी अनकोटेड प्रिल अमोनियम नाइट्रेट का। ये प्रोडक्ट जो है ये उच्च गुणवत्ता वाले इमल्शन और स्लरी विस्फोटक के निर्माण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल है दोस्तों। इसके बाद आता है मेडिकल ग्रेड अनकोटेड प्रिल अमोनियम नाइट्रेट। ये एक स्पेशल ग्रेड है और रासायनिक रूप से शुद्ध प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट फार्मास्यूटिकल उद्योग और नाइट्रस ऑक्साइड निर्माताओं की जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ पर उत्पाद की शुद्धता सर्वोपरि होती है, इसीलिए ये मेडिकली एकदम शुद्ध किया हुआ होता है दोस्तों। और अगर इसमें चौथा प्रोडक्ट देख ले तो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसे एन सोल भी कहा जाता है। ये अमोनियम नाइट्रेट आधारित इमल्शन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बनाया जाता है। एन जो है यानी अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट एक्सप्लोजिव निर्माताओं के लिए एक प्रोडक्ट भी है दोस्तों। अगर तीसरे प्रोडक्ट सेगमेंट पर नजर डाल ले तो यह है फसल पोषण व्यवसाय से रिलेटेड या फिर जिसे क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस भी कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों। तो ये एक है। इसमें अगर अलग अलग प्रोडक्ट देखें तो इसमें नाइट्रोफॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स और तीसरा प्रोडक्ट है बेंटोनेट सल्फर। ये प्रमुख प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कंपनी की रीच कहाँ कहाँ तक है, कंपनी के कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ तक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दिल्ली, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ गुजरात में मुंबई, इंदौर, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मैसूर और उसके साथ साथ उड़ीसा में कुछ जगहों पर इस कंपनी की प्रेजेंस है, कंपनी की पहुंच है। तो काफी विस्तृत है दोस्तों, काफी डाइवर्सिफाइड या फिर काफी अलग अलग जगहों पर कंपनी का प्रेजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डाल लेंगे। अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले हम फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू में देखें 867 इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है दोस्तों पिछले सेशन में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 10,460 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट क्लोजिंग प्राइस 867 रुपए है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये 1000 की लेवल छूकर वापस आया है और 52 वीक का लो जो है वो 344 रुपए का है। अगर स्टॉक का पी देख ले तो 10.6 का है और इंडस्ट्री का पी जो है वो लगभग 26.9 का है। अगर आरओसी और आरओई की बात कर ले तो 19.6% और 20.4% का आरओसी और आरओई रहा है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 321 रुपए की है और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 1.04% का इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर देखें तो फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की वो 10 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल का 141% का दिखा रही है कंपनी। काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। अगर देखें तो हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं Q1 FY 2023, Q1 FY 2022 और उसके साथ साथ हम पिछली तिमाही पिछला क्वार्टर Q4 FY 2022 भी कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच। अगर देखें तो पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा था वो 1900 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, जो बढ़कर हो चुका है 3031 करोड़ रुपए।
यहाँ पर ऑपरेटिंग इबिड्डा की बात कर ले तो 290 करोड़ रुपए से ये 740 करोड़ रुपए हो चुका है। मार्जिन भी काफी इंप्रूव हुआ है, अगर देखें तो 15.2% से 24.3% इसका मार्जिन हो चुका है। और अगर सीधे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 131 करोड़ रुपए रहा था कंपनी का पिछले साल की सेम तिमाही का नेट प्रॉफिट, जो अब हो चुका है 436 करोड़। तो काफी शानदार उछाल यहां पर देखने को मिला है। अगर ग्रोथ की ही बात करें तो 233% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले एक साल में कंपनी के प्रॉफिट में। और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिवेन्यू की बात कर ले तो 59.4% का क्विक ग्रोथ, इबिड्डा में यहाँ पर 155 की ग्रोथ और मार्जिन में 912 बेसिक पॉइंट्स की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं Q4 2022 वर्सेस Q1 2023, मतलब मार्च की तिमाही वर्सेस इस जून की तिमाही। अगर देखें तो 2012 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू रहा था कंपनी का। Q4 2022 में 502 रुपए इसका ऑपरेटिंग इबिड्डा रहा था। 24.9 यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कम होता हुआ देख रहा है दोस्तों पिछली तिमाही के मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 283 करोड़ रुपए रहा था पिछली तिमाही में, जो अब 436 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर भी लगभग 54% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। और अगर देखें तो क्यू क्वार्टरली ग्रोथ की बात कर ले तो 50.6% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और 47 रिवेन्यू में, और 47.6% का ग्रोथ ऑपरेटिंग इबिड्डा में देखा गया है। चलिए नजर डाल लेते हैं कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये साल मार्च 2020 यहाँ पर कोरोना की वजह से काफी ऑपरेशंस जो है वो प्रभावित हुए थे, लेकिन उसके बाद कंपनी जो है वो अपने मार्च 2019 के जो रिवेन्यू है वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर देखें तो 2019 में कंपनी का रिवेन्यू 6,742 करोड़ था। ये ईयरली रिजल्ट्स है दोस्तों, जो अब हो चुका है 7,663 करोड़ रुपए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 457 करोड़ रुपए से ये 1356 करोड़ रुपए हो चुका है। लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है दोस्तों। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 73 करोड़ रुपए से 687 करोड़ रुपए हो चुका है। प्री कोरोना वर्सेस पोस्ट कोरोना की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर पिछले साल की बात कर ले तो इसमें काफी अच्छा सा उछाल देखने को मिला है। अगर मार्च 2020 में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 79 करोड़ रुपए था, वो मार्च 2021 में हो गया 406 करोड़ और अब हो चुका है 687 करोड़। अगर कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो 6,742 करोड़ से मार्च 2020 में हो गया था ये 4,685 करोड़, और उसके बाद मार्च 2021 में हो गया था 5,808 करोड़, अब हो चुका है 7,663 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 457 से 465 होते हुए मार्च 2021 में 961 करोड़ रुपए हो गया था और अब हो चुका है 1,356 करोड़ रुपए। तो काफी शानदार यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मार्च 2011 की बात कर रहे तो एक या दो एक्सेप्शन ईयर्स छोड़ के कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी शानदार यहाँ पर इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है पिछले लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी के रिवेन्यू में दोस्तों। और अगर ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस भी अब 56.24 रुपए का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स देख लेते हैं। पिछले 10 सालों का अगर रिजल्ट देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% का रहा है, पिछले 5 सालों का 13% का, पिछले 3 सालों का जरूर ये 4% का रहा है, लेकिन पिछले एक साल में इसने 39% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 10 साल के लिए एवरेज 13% था, 5 साल के लिए ये 34% था, 3 साल के लिए 127% और पिछले एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ जो देखी गई है वो 141% की देखी गई है दोस्तों। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर बात कर ले तो 10 साल के लिए 22% का, उसके बाद 5 साल के लिए 19% का नंबर दिखा रहा है ये स्टॉक। इसके बाद 3 साल में 122% की बढ़ोतरी हुई है इसके स्टॉक प्राइस में, और पिछले एक साल में 112% का रिटर्न दिया है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पर शुरू में काफी एवरेज आंकड़े थे, 10% 10 साल के लिए, 11% 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल के लिए 14% और पिछले एक साल में 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है इस शेयर ने।
इसके बाद आइए रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल ले। जैसा कि हमने देखा कि 3 सेगमेंट है कंपनी के। क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस से कंपनी को 41% का रेवेन्यू जनरेट होता है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट से 25% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, और इंडस्ट्रियल केमिकल सेक्शन से कंपनी को 34% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इसके साथ साथ हम नजर डालेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर। अगर देख ले तो शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम है, 50% से कम है। इस पे जरूर बात करेंगे। 47.58% की शेयर होल्डिंग दिखा रही है प्रमोटर्स की। उसके बाद आता है पब्लिक, जिनकी शेयर होल्डिंग है इसमें 34.76% की। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, इस पे काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लगभग 16% की फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर होल्डिंग है दोस्तों, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 1.67% का नंबर दिखा रहे हैं। यह है जून क्वार्टर के आंकड़े। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग, उनका मार्केट शेयर कैसा है। इसमें अगर सबसे पहले देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसे सीएनए कहा जाता है, इस सेगमेंट में कंपनी की 71% की बाजार हिस्सेदारी या फिर मार्केट शेयर है। साथ ही साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में कंपनी 30% की मार्केट शेयर लेकर एक मार्केट लीडर के तौर पर उभर कर आई है सामने। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी लगभग 19% की बाजार हिस्सेदारी रखती है महाराष्ट्र में, एनपी और एनपी के बाजार में, और ये एक मार्केट लीडर है महाराष्ट्र में। कंपनी महाराष्ट्र में नेतृत्व की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य ऑलरेडी हासिल कर चुकी है, और अगले 3 से 5 सालों में कंपनी ने जो है वो महाराष्ट्र के अलावा चुनिंदा और कुछ राज्यों में टॉप 3 प्लेयर्स में आने का कंपनी का टारगेट है, उनका लक्ष्य है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर WSF, पर्न और सूक्ष्म पोषक तत्वों में अगर देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 20% का है। इसके साथ साथ बेंटोनाइट सल्फर में 34% का मार्केट शेयर है कंपनी का, और इसके साथ भारत में सबसे बड़ी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स कंपनी भी बन चुकी है ये दोस्तों। अब अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात कर ले तो यहाँ पर काफी चीजें नजर आ रही है दोस्तों। सबसे पहले कंपनी बेहतर गुणवत्ता वाले ब्लास्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी धीरे धीरे हाई मार्जिन वाले लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, उसको बढ़ाने पर फोकस कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगर पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो पिछले कुछ सालों से कंपनी नाइट्रो एरोमेटिक्स इंडस्ट्री जैसे मेजर एप्लीकेशंस में ग्रोथ जो हो रही है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रही है, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ओर माइग्रेशन शुरू है कंपनी का। वो माइग्रेशन कर रही है, अपने प्रोडक्ट मिक्स को उस तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रही है दोस्तों। अगर अगली बात कर ले तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये पॉइंट है दोस्तों। कंपनी अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी निवेश कर रही है। कंपनी का अगला जो प्रस्तावित 500 KTPA अमोनिया प्लांट है वो कच्चे माल की या फिर रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी के साथ साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रदान करेगा, ऐसा कंपनी का अनुमान है, ऐसा कंपनी का मानना है। इसके बाद अगर देखें कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात कर ले तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंपनी के। अगर देखें तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की क्षमता जो है वो 1 लाख मीट्रिक टन पर एन्यूम से बढ़ाने के लिए कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का जो कैपेसिटी है वो 2 लाख MTPA से बढ़ाना चाहती है कंपनी, उसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है। अमोनिया का जो कैपेक्स अमोनिया का जो प्रोडक्शन है उसको भी कंपनी 5 लाख मीट्रिक टन पर एन्यूम से बढ़ाने की प्लानिंग में है, उसके लिए कैपेक्स ऑलरेडी अलोकेट कर चुकी है। और अगर टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट की बात कर ले तो इसमें भी कंपनी चाहती है कि वो 3,76,000 मीट्रिक टन पर एन्यूम से इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और इसके लिए वो कैपेक्स ऑलरेडी अलोकेट कर चुकी है दोस्तों। इसके बाद अगर की फैक्टर्स की बात कर ले, क्योंकि की फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ये वही फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, कंपनी का शेयर अप जाएगा या डाउन। तो सबसे पहले अगर की फैक्टर्स की बात कर ले तो साउथ ईस्ट एशिया में नाइट्रिक एसिड की ये कंपनी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, और भारत में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है नाइट्रिक एसिड के लिए।
इसके बाद आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिसे आईपीए के बारे में आईपीए कहा जाता है, इसकी अग्रणी निर्माता यानी लीडिंग प्रोड्यूसर है और उसकी मार्केटर भी है, एक लीडिंग मार्केटर है दोस्तों। इसके बाद भारत में व्यापारी या फिर बिजनेस रिलेटेड आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अकेली प्रोड्यूसर है दोस्तों ये कंपनी। इसके बाद अगर देखें तो भारत में एनपी प्रिल 24 जीरो फर्टिलाइजर और 10 मतलब टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड की एकमात्र प्रोड्यूसर है ये कंपनी। भारत में बेंटोनाइट सल्फेट का सबसे बड़ा निर्माता है, सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है। और इसके बाद अगर एक और चीज की बात कर ले तो भारत में स्पेशलिटी और पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर सॉल्वेबल फर्टिलाइजर्स के बाजार में ये कंपनी लीडिंग पोजीशन पर भी है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, दीपक फर्टिलाइजर्स का जो टोटल रेवेन्यू है वो पहली बार 7,500 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है और अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो 1,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। इसके साथ साथ और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है मेरे साथ कंपनी को, जो ये तिमाही है या फिर अगला क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी का लगभग 45% जो रेवेन्यू है वो क्रॉप से रिलेटेड बिजनेस से आता है और अभी तक तो जो मानसून है वो काफी अच्छा गया है सारे राज्यों में, तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के रिजल्ट्स उसके हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। और तो ये एक अनुमान है दोस्तों। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ 34.1% की सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों, 34.1% का सीएजीआर दिखा रहा है पिछले 5 वर्षों के लिए। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो 22% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है दोस्तों पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली। और अगर इसके डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज पिछले साल 62 थे, अब लगभग 29 के आसपास आ चुके हैं, आधे हो चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू के 2.70 गुना पर कारोबार कर रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, उनका जो होल्डिंग है दोस्तों वो 50% से कम है और उसमें से भी लगभग 27.7% जो है वो प्लेज्ड है, वो गिरवी रखा गया है। और पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसमें कमी आई है, लगभग 4% प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कम हुई है पिछले 3 सालों में। तो ये सारे की फैक्टर्स आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करने का मन बनाए। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के शेयर की प्राइस या फिर टारगेट प्राइस। हमने अब तक इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। उसके साथ साथ हमने देख लिया इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स क्या है। इसके बाद हमने इसके की फैक्टर्स पर भी नजर डाल लिए, इसके कैपेक्स देख लिए, इसका फ्यूचर प्लान देख लिया, कंपनी के मार्केट शेयर देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम कंसीडर करते हैं इसके शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आपको कैपेबल करूं ये सारी चीजें, ये सारी टारगेट प्राइस डिसाइड करने के लिए, इसलिए इतना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की अगर बात कर ले तो काफी एग्रेसिव प्लान नजर आ रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी महाराष्ट्र में एक लीडिंग पोजीशन पर है और बाकी कुछ चुनिंदा राज्यों में भी वो टॉप 3 में आना चाहती है, इसके लिए उसके प्लान्स रेडी है। कई सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी, सेगमेंट की बात करें प्रोडक्ट सेगमेंट में तो कई सेगमेंट में ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन पर है और साथ ही कई सेगमेंट पे या फिर कई प्रोडक्ट्स की वो इकलौती प्रोड्यूसर है, तो मोनोपोली है कंपनी के। साथ ही कंपनी न्यू ज्योग्राफीज में भी अपने पैर पसार रही है, न्यू प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है दोस्तों। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा कंपनी को कुल 60 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिली हुई है, ये ऑलरेडी मिल चुकी है दोस्तों। तो वहां से भी कंपनी के इसमें इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। तो इसके आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने लीडिंग पोजीशन को कितने अच्छी तरीके से भुना सकती है, कितने अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकती है दोस्तों। ओवरऑल ये शेयर एक दमदार शेयर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक सेफ ऑप्शन भी नजर आ रहा है। कंपनी का आउटलुक जबरदस्त दिख रहा है दोस्तों, काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसके साथ साथ
कंपनी को सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। आईएफसी जैसी संस्था अगर कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन बना रही है, लगभग 16% अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो काफी शानदार हो सकता है कंपनी का आगे का हाल। कंपनी का आउटलुक स्ट्रांग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर कर ले दोस्तों, तो अगले एक साल में इस शेयर में कम से कम 35 से 45% की बढ़ोतरी हम होने की हमें उम्मीद है, देखी जा सकती है दोस्तों। और इस कंपनी का शेयर लगभग 1100 से 1250 तक की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दीपक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। हमने काफी सारी चीजें देखी है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।